अब्दुल मन्नान और मुजरिम कौन की पूरी टीम की तरफ से आप पर सलामती हो। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं फैसलाबाद की ज़िला कचहरी में, जहां हमें एक ऐसा शख्स जो अपनी रुदात लेके सामने आया जिसके साथ करोड़ों रुपए का फ्रॉड हुआ है। फैसलाबाद कचहरी ही नहीं बल्कि पाकिस्तान की तमाम कचहरियाँ, तमाम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, वहाँ पे ऐसे लोग पाए जाते हैं जिनके साथ फ्रॉड हुआ होता है और वो ज़िला कचहरी के साथ साथ थानों के चक्कर लगाते लगाते अपनी आधी ज़िंदगी गुजार देते हैं। आज हम आपके सामने एक ऐसे ही शख्स की दास्तान लेके आएंगे जिसकी तमाम तर जमा पूंजी एक प्रॉपर्टी के फ्रॉड की नज़र हो गई, और हम जानने की कोशिश करेंगे कि वो फ्रॉडिया शख्स कौन है जिसने उसके साथ जुल्म किया है और ये फ्रॉड टोटल कितने का हुआ, और आइंदा क्या पुलिस उसका साथ दे रही है या नहीं, क्या कानून नाफिज करने वाले इदारे उसका साथ दे रहे हैं या नहीं, और क्या उसे इस कानून के निज़ाम से कोई छोटी सी उम्मीद भी बाकी है या नहीं। नाज़रीन, इस वक्त हम फैसलाबाद ज़िला कचहरी में मौजूद हैं और ये शाम का वक्त है, लेकिन इसके बावजूद एक शख्स है जो यहाँ पे ज़िला कचहरी में धक्के खा रहा है और इनका रूटीन वर्क बन चुका है। ये रोज़ाना की बुनियाद पे या कुछ दिनों के वक्फे के साथ यहाँ पे आते हैं, अपने केसेस लड़ते हैं और फिर वापस चले जाते हैं, लेकिन मुल्ज़िमान का कुछ पता नहीं है। इनके साथ एक बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ है और वो फ्रॉड करोड़ों रुपए का है। वो फ्रॉड कोई छोटा फ्रॉड नहीं है, और जिस शख्स ने इनके साथ फ्रॉड किया है वो हैबिचुअल ऑफेंडर, या आप कह लें जो आदी मुजरिम होते हैं, जिस तरह के जिनकी खसलत में ही जुर्म करना होता है, वो उस तर्ज़ का आदमी है। और आज हम इनके साथ बात करेंगे, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आपका कितना पैसा जो है वो इस फ्रॉड की नज़र हो गया, और अब मज़ीद आपके पास उसके सबूत क्या हैं, किन एविडेंसेस की बुनियाद पे आप अदालतों में केस लड़ रहे हैं, और वो जो केस आप लड़ रहे हैं उसका कोई इम्पैक्ट भी हो रहा है या नहीं हो रहा, उससे कुछ आपको फ़ायदा भी नज़र आता है या नहीं आता है। क्योंकि जहाँ तक हमें पता चला है उसके मुताबिक तो जिस बंदे ने इनके साथ फ्रॉड किया उसके ऊपर और भी बहुत से केसेस हैं जो उसके अपने भाई की तरफ से भी हैं और उसके अपने वालिद की तरफ से भी हैं। इसके बावजूद अगर कोई शख्स इसी तरह से खुलेआम घूम रहा है तो इसका मतलब है कि उसके अपने असर व रसूख भी मुनासिब होंगे कि जिनकी बुनियाद पे आज तक पुलिस उसको हाथ नहीं डाल सकी। वो अभी तक मफरूर ही है, उसके ऊपर उसको गिरफ़्तार नहीं किया जा सकता, यहाँ तक कि जो चालान काटा जाता है उसमें उसको कई बार मुख्तलिफ़ मुकदमात में गुनहगार भी किया गया है। तो अब हम इस पूरी दास्तान का जो है हासिल है वो हम सुनना चाहेंगे इस केस के मुद्दई से, और इसके बाद इन तक कौन सा शख्स लेके आया उस सारे मुकदमे को, और उसके बाद इनके वकील कौन हैं, इनके गवाह कौन हैं, और वो सारी सूरत हाल जो इस मुकदमे में है वो हम आपके सामने इस वक्त लेके आएंगे, और वो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं कि जिनकी बुनियाद पे ये मुकदमा दर्ज हुए और ये फ्रॉड जो है वो मंजर आम पे आया। नाम बताइएगा अपना। मेरा नाम जी मोहम्मद सलमान बेग है। सलमान साहब, कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं जनाब पिछले तकरीबन 16 साल से फैसलाबाद में बेवरेज कंपनी में काम करता रहा हूँ। बेसिकली मेरा ताल्लुक़ रावलपिंडी से है, और 2001 से लेके और 2019 तक डिफरेंट टाइमिंग में मैं कंपनी में जिस वक्त मेरी पोजीशनिंग होती रही, तो मैं तकरीबन 16 साल फैसलाबाद में आता रहता रहा हूँ। अच्छा। 1-2 साल का गैप पड़ के किसी वक्त में कहीं पोस्टिंग हुई। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इस प्रॉपर्टी के केस से पहले भी आप प्रॉपर्टी का काम करते थे? हाँ जी, मैं बेसिकली आपको अपना तारुफ कराता जाऊँ। मेरे वालिद साहब एक सरकारी मुलाजिम हैं और मैं सेल्फ मेड आदमी हूँ। तो मेरी जो इब्तदा थी प्रॉपर्टीज़ के लेन देन की, वो शुरू कैरियर में मैंने एक दुकान से किस्तों की दुकान मैंने ली, प्लॉट लिया। उसके बाद थोड़ा सा मेरा शौक़ बढ़ता गया और मैं वक्त के साथ साथ ज़्यादा प्रॉपर्टी लेता गया, बेचता गया, लेता गया, बेचता, प्रॉफिट आता गया, जैसे प्रॉफिट आता गया बेसिकली। अच्छा, तो चूँकि जॉब के साथ साथ एक अल्टरनेट मैंने रखा हुआ था कि इनकम का ज़रिया, तो वो इसमें मैं इन्वेस्ट। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये जो आपके साथ फ्रॉड हुआ है अभी रिसेंटली, जो आपके पैसे मारे गए हैं, इसकी इब्तदा कहाँ से हुई थी? किस बंदे ने आपको बताया कि जी यहाँ पे ये प्रॉपर्टी फ़रोख्त हो रही है तो आप यहाँ पे ले लें, अपने इन्वेस्ट कर लें? क्या आपने सोच के पैसे इन्वेस्ट किए थे? मेरे एक साथी थे, उनके पास इनका मुकदमा लगा हुआ था। ठीक है। उनको इन्होंने कोई कहानी वगैरह बताई कि जी मेरे साथ ऐसे जुल्म हो रहा है, मेरे भाई मेरे साथ जुल्म कर रहे हैं, मेरे वाले साहब ने जुल्म किया। ये वो बंदा जिसको आपने प्रॉपर्टी जिससे मैंने ली, उसकी मैं बात। ठीक है।
तो उनको इस किस्म की बातचीत की। फिर उनके एक दोस्त थे लाहौर में, वो इनको साथ लेके आए, उनके मेरे साथी के साथ। और इनका नाम क्या है ये जो? मलिक यूसुफ साहब मलिक हमारे यूसुफ। दोस्त हैं, ठीक है। वकील भी है मेरे। तो और वो जो आपका मुल्जिम है उसका क्या नाम? मोहम्मद रिजवान यूनुस। रिजवान, ठीक है। तो अब जो इनके दोस्त हैं वो उनका उसके साथ भी इनका ताल्लुक तकरीबन 20-25 साल थे। उसने आके इनको रिक्वेस्ट की कि यार इसका थोड़ा सा ये मामला है, इसको कुछ सेटल होने वाला है। तो मलिक साहब ने मेरे से बात की, तो ज़्यादातर चीज़ें चूँकि कानूनी मलिक मेरे वो साथी मेरे देख रहे होते थे, तो मैंने उन पर डिपेंड करके मैंने कहा ठीक है, अगर इस किस्म की कोई चीज़ है तो देख लेते हैं इसको। ठीक है। तो उसमें हमें जो चीज़ बताई गई थी वो ये थी कि जी मामूली सी केसेस हैं घर वालों के साथ के, तो मैं उन केसेस को सेटल करने के लिए अफोर्ड नहीं कर सकता। ठीक है। तो वो आप ये चीज़ ले लें मेरी, तो साथ साथ जो केसेस होंगे वो आप जो उसका वो होगा हिसाब किताब, तो वो साथ साथ आप उसको हैंडल कर लीजिएगा। तो ये बड़े आसानी से मैं आपके साथ लग के क्लियर करूँगा। ठीक है। अच्छा, ये सूरत हाल थी। अच्छा, उसके बाद वो प्रॉपर्टी क्या थी, किस तरह से आपका सौदा हुआ, वो ज़रा बताएं ना कि वो प्रॉपर्टी कौन सी प्रॉपर्टी आपने ख़रीदी, उसके इवज़ आपने क्या दिया, और क्या आपके दरमियान में जो सारे जो ज़वाबित थे वो क्या तय क्या हुए? अच्छा जी, इसमें ये था कि प्रॉपर्टी थी 7 सीज़ के नाम से एक शादी हाल है बटाला कॉलोनी के पास, हमीद सेंटर है गेटों के पास, ठीक। उसके अपोजिट। ये शादी हाल तकरीबन इसका रकबा 29 मरले, 29 मरले। और ये तकरीबन रनिंग पोजीशन में था, तो चलता आते जाते हम भी देखते थे कि इसके ऊपर कारोबार भी हो रहा है, बाकी चीज़ें। ठीक है। तो इसका जब बताया गया तो फिर इसमें चीज़ ये थी कि हमें ये अंडरस्टैंडिंग दी गई थी कि इस पर थोड़ा सा डिस्प्यूट है, जो कि इतना बड़ा इशू नहीं है, वो सेटल डाउन हो जाएगा। तो इसके अगेंस्ट मैंने इनको जिस वक्त एग्रीमेंट हुआ तो 50 लाख रुपए रकम, जो कि 3 मुख्तलिफ वक्तों में मैंने दी। ठीक है जी, जो कि चेक्स की सूरत में भी थी। टोटल कितनी अमाउंट में आपका एग्रीमेंट हुआ कि कितने ये पैसे सर देंगे, ये क्या तकरीबन 10 करोड़ अमाउंट में हमारा फाइनल हुआ था कि 10 करोड़ अमाउंट इनको जाएगी, जिसमें से बयाने के तौर पे जो है 50 लाख रुपए, और कनाल व्यू कॉलोनी है समंदरी रोड फैसलाबाद बाईपास से आगे, उसके वहाँ पे 12 प्लाट 4.5 मरले के, और एक अदद डेरा टाइप मकान बना हुआ था जो कि 10 मरले का था। वो कहाँ पे था? वो भी यहीं पे इसी कॉलोनी के अंदर, कनाल व्यू कॉलोनी में। ठीक है। तो ये टोटल अमाउंट तकरीबन 3.5 करोड़ रुपए की बन जाती है लगभग। कैश 50 लाख रुपए, प्लॉट डाल के, प्लॉट डाल के, ये डाल के सारी चीज़ें, ये तकरीबन 3.5। तो ये जो प्लॉट आपने इस मद में दिए बयाने की शक्ल में, जो आपने साथ में दे दिए थे, जी, इनकी आपने रजिस्ट्रियाँ करवा दी थी? नहीं, इसका ये था कॉलोनी से हमने कॉलोनी में जो फाइल थी वो फाइल हमने इनको दे दी थी कि फ़ाइल आगे इनके पास इनके नाम करवाई। इनके नाम करवाने के साथ साथ हमारा एक एग्रीमेंट हुआ था। उस एग्रीमेंट की आखिरी शिक ये थी कि अगर किसी वक्त में इनकी प्रॉपर्टी क्लियर नहीं होती तो ये अपनी प्रॉपर्टी आप अपने पास रख लेंगे और हमारी प्रॉपर्टी हमारे वापस कर देंगे। यानी जो प्लॉट, जो प्रॉपर्टी और जो पैसे दिए गए वो ज़रे बयाना के तौर पे थे, ना कि किसी और काम चीज़ के। समझ गए। तो वो आपने ये तय कर लिया था कि अगर इनका जो वो वाला रेस्टोरेंट है या वो जो शादी हॉल है, अगर उसके ऊपर जो केसेस चल रहे हैं वो वक्त के साथ साथ ऐसी नौयत हुई कि वो क्लियर नहीं हुए, तो ऐसी सूरत में जो आपके प्लॉट हैं वो आपके पास वापस आ जाएंगे। एग्जैक्टली जी, अमाउंट, प्लॉट और जो भी चीज़ें, और जो भी आपने जो अमाउंट जो 50 लाख रुपए आप बताते हैं वो भी आपको वापस मिल जाएगा। जी बिल्कुल। क्या हुआ उसके बाद फिर? उसके बाद जी एग्रीमेंट वगैरह होने के बाद एक दिन वैसे मैं रूटीन के तौर पे कोई डिस्कोर्ट से वापस आ रहा था, तो मैंने सोचा कि मैं जाके ज़रा अपने प्लॉटों में नज़र डालता जाऊँ। तो वहाँ पे जिस वक्त मैं कॉलोनी में गया तो एक प्लॉट की कंस्ट्रक्शन हो रही थी। अच्छा। तो वहाँ पे रुक के मैंने पता किया, मैं कि ये प्लॉट कौन बंदा बनवा रहा है। तो वो वहाँ पे बताया गया कि जी ये प्लॉट फलाने फलाने बंदे ने ख़रीद लिया है। ठीक है। अब जबकि जगह ज़रे बयाना के तौर पे रखी हुई है और वो तो कंस्ट्रक्शन शुरू हुई हुई है और वहाँ पे बंदे जो हैं वो बैठे हुए वो ये बता रहे हैं कि जी ये तो फलाने बंदे ने ख़रीद लिया है। दैन फिर मैं फौरी तौर पे भागा गया वहाँ पे सोसाइटी के दफ्तर में। मैंने सोसाइटी वालों से पूछा कि जी ये ऐसे ऐसे मेरा आपको भी इल्म है इस चीज़ का कि मेरा एग्रीमेंट है और मैंने अभी इसको बयाने के तौर पे दिए, मैं तो ये किस तरीके से वो। तो उन्होंने कहा नहीं जी ये तो वो आए थे, उन्होंने हमारे से रिक्वेस्ट की तो ऐसे वैसे हुआ, तो ये तो सेल हो चुके हैं, अब तो इसकी कंस्ट्रक्शन हो रही है, तो ये हो रहा है, तो बाकियों का भी प्रोसेस चल रहा है सेल और परचेज का। तो उसके बाद फिर हमने डेफिनेटली कुछ ना कुछ करना था। हमने फिर
पुलिस में भी एप्लीकेशन दी उस नहीं तो उसके साथ आपने रब्ता किया? जी उसके साथ रब्ता किया। रब्ता जिस वक्त मैंने उससे किया, मैंने कहा यार ये ऐसे ऐसे आपने सेल आउट कैसे ज़रा कर दिया? बयाना के तौर पे थे, आपने इसको आगे कर दिया। तो कहते हैं जी वो तो फाइलें आप मेरे नाम पे ट्रांसफ़र हो गई, मैं जो मर्ज़ी करूँ इसके साथ। अच्छा। तो जब ये बात होगी कि जी जो मर्ज़ी करूँ मैं इसके साथ, तो फिर हमने डेफिनेटली अपनी प्रोटेक्शन के लिए भी कुछ करना था। फिर हमने पुलिस में जो बनता था मुतलका थाने में उधर भी रिक्वेस्ट थी, उसके बाद फिर कोर्ट के थ्रू भी हम केसेस में गए। तो लेकिन अगर हम पुलिस की तरफ से देखें तो उसमें जो अगर चेक्स की बात करें या फिर इसमें पर्चे वगैरह की बात करें, वो चीज़ें चली ज़रूर, लेकिन किसी ना किसी वक्त के ऊपर आके वो पुलिस में किसी जगह पे अप्रोच वगैरह करके उन्होंने उसको शक्ल को चेंज कर दी। ठीक है। और अगर आप देखें बड़ा सिंपल सा केस है, एक बच्चे को भी समझ आ जाती है इस चीज़ की कि इस शख्स को हमने तकरीबन 3.5 करोड़ रुपए की अमाउंट और प्लॉट वगैरह की चीज़ें वो दे दी, हमें कोई चीज़ नहीं मिली, आपको कोई नहीं मिली। और मज़े की बात यह है कि जिस वक्त पुलिस के पास अगर हम जा रहे हैं, पुलिस को हम फेस कर रहे हैं, तो वो उधर हम अपने आप को मुजरिम महसूस करना शुरू हो जाते हैं। हमारे साथ रवैया ऐसे रखा जा रहा है। और सम केसेस में ये अगर हम देखें वहाँ पे गुनाहगार भी बटाला कॉलोनी थाने में जो चेक्स वगैरह थे उसके ऊपर गुनाहगार भी हुआ। उसके बाद हमने डीएसपी साहब को कॉल की कि जनाब अली ये इस तरीके से, मैं खुद ज़ाती तौर पे उनके पास गया कि जनाब ये मुजरिम है, इस तरीके से इसकी ज़मानतें कैंसिल हो गई, इसे अरेस्ट करें। तो बजाय उसके अरेस्ट करने के कुछ हमें ही नई बात सुनने को मिल जाती थी कि जी ये हो गया तो वो हो गया तो वो हो गया। और डीएसपी साहब कौन थे? डीएसपी जी मलक लतीफ़ साहब थे। और इनके बारे में इन्होंने फिर किया ये कि जिस वक्त 2 दफ़ा बटाला कॉलोनी से ये गुनाहगार हुए चेक की सूरत में, तो तीसरी दफ़ा में इन्होंने तफ्तीश की तब्दीली के लिए दरख्वास्त दी और तफ्तीश की तब्दीली फिर आ गई मलक लतीफ़ के साथ। मलक लतीफ़ साहब का रवैया हमें और ताल्लुकात का थोड़ा अंदाज़ा था कि पॉलिटिकल असर रसूख के लिए पीछे से उनको मैनेज कर किया हुआ इन्होंने। तो उसके लिए फिर मैं एसएसपी साहब के पास गया, मैंने एसएसपी साहब से रिक्वेस्ट की, मैंने कहा सर ये ऐसे ऐसे जो हमें जो बातचीत पता लग रही है और जिस तरीके से वो कमरों में उनके बैठ के ऐसे जैसे उनका फैमिली मेम्बर है जो मुल्ज़िम है, उस तरीके से उसका रवैया, तो हमें इधर से इंसाफ की तवक्को नहीं है। तो एसएसपी साहब ने उस वक्त मुझे यकीन दहानी कराई कि आप जाएं, क्योंकि पिछली 2 तफ्तीशों ने इसको गुनाहगार किया हुआ है, अगर कोई गलती करेंगे तो उसका ज़िम्मेदार मैं आऊँगा। तो अब जिस वक्त इसने इस किस्म की हरकत कर दी और वो पर्चा हमारा खारिज कर दिया, तो कल की तारीख में मैं गया था एसएसपी के साथ वो आरपीओ साहब के पास। आरपीओ साहब के पास मैं गया, मैंने कहा जी आपने मुझसे ये कमिटमेंट की थी कि अगर ये चीज़ होती, तो उन्होंने फिर बड़े तामुल से मुझे सुना और फिर इसको मार किया अब एसएसपी साहब को। ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह जो आरपीओ साहब ने जिस तरफ से पता चला आपको कहाँ पे भागा हुआ है, मफरूर कहाँ पे है, कोई निशानदेही, कोई दाएं बाएं से पता चला हो? ही इज़ अ क्रिमिनल, बेसिकली ही इज़ अ क्रिमिनल। क्योंकि अगर आप देखें कि भाई के साथ केसेस, वालिद के साथ केसेस, उसके बाद भाई को गोली मार देना, टांग पे गोली मार देना, फायर मार देना, अपने आप को खुद गोली मार के कोई झूठे सीधे पर्चे करा लेना, तो सम टाइम कभी पिंडी जाके छुप जाता है जिस वक्त इसके ऊपर कोई प्रेशर आ रहा होता है, फिर कोई रास्ता वास्ता ढूंढ के जिस वक्त हालात सही हो जाते हैं फिर मंदिर आम पर आना शुरू हो जाता है। और सबसे हैरान कुन चीज़ अगर मैं आपको इसकी बताऊं, आपकी अदालतों से ये बंदा, इसकी ज़मानतें कैंसिल हैं और ज़मानतें कैंसिल होने के बावजूद ये अदालतों में दंदनाता फिरता है रोज़ाना की बुनियादों के ऊपर, जिस वक्त ये फैसलाबाद में मौजूद होता है। तो मैं इस चीज़ को समझने से बड़ा कासिर हूँ कि यार हम किस किस्म के मुल्क में और किस किस्म के कानून के ज़ेरे साया ज़िंदगी बसर करते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये जो आपने अमाउंट इसके ऊपर लगा दी है, ये आपकी कुल जमा पूंजी थी या इसके अलावा आपके पास अब कुछ है? मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि मैं सेल्फ मेड आदमी हूँ। अब सेल्फ मेड का मतलब ये कि जो मैंने कमाया वो यही है। और जाहिर है जो मुलाजमत पेशा आदमी होता है, भले अगर मैं अच्छी पोजीशन पे भी रहा हूँ, जो भी चीज़ है, तो ये अमाउंट भी छोटी नहीं है। तो मैंने ज़िंदगी में जो पैसे मैं जॉब से कमाता रहा और जो मैं शुरू कैरियर से एक दुकान पे मैं करके रोलिंग करता रहा, तो ये वो सारा मेरी ज़िंदगी की कमाई थी जो कि इस वक्त मेरी ये स्टेक पे लगी है। और तो आपके शादीशुदा हैं, बीवी बच्चे भी हैं? जी, मैं अल्हम्दुलिल्लाह शादीशुदा हूँ, मेरे 3 तो ये इसी चक्करों में आपके बच्चे और आपकी जो बीवी हैं, जो आपके बाकी रिश्तेदार वगैरह जो आपके घर के अहले खाना है, कैसे उनका गुजारा हो रहा है?
बेसिकली अगर आप देखें कि चूँकि मैं बड़े ओहदों पे रहा हूँ, छोटा मोटा मैंने बिज़नेस लाहौर में इस्टेब्लिश करने की कोशिश की, लेकिन वो सरमाए की कमी की वजह से वो भी डिस्टर्ब है और मेरी फैमिली भी डिस्टर्ब है। अब इसके अलावा एक आध छोटी मोटी सी कोई हमारे पास और मेरी वाइफ की प्रॉपर्टीज़ वगैरह थी, उसको हमने वक्त के साथ साथ बेच के अपने घर के जो है गुज़र औक़ात हम ठीक कर रहे हैं। नाज़रीन, ये इनकी दास्तान थी और ये आपने सुन ली है। अब हम जानना चाहेंगे कि इनके वकील साहब कौन हैं, उनसे भी हम बात करते हैं और केस की नौयत क्या है, मुलजिम का बैकग्राउंड क्या है और अब उनको क्या इम्कानात लगते हैं, क्योंकि ये तो रोज़ का काम है कि अगर कोई एक फ्रॉडिया शख्स है वो क्राइम पे क्राइम करता जाता है, जुर्म उसकी आदत है, तो ऐसी सूरत में वो उसको ये भी पता होगा कि मफरूर कैसे रहना है, पुलिस को कैसे खिलाना है। और हम जानते हैं कि हमारे माशरे में पुलिस का रोल कितना है और उनका इमेज कैसा है। तो ये सारी चीज़ें मिला के एक ख़ास मंज़र बनता है। वो मंज़र हम इनके वकील साहब से भी जानने की कोशिश करेंगे। और इसके अलावा एक और शख्स भी है जिसने ये सारा सौदा शुरू में करवाने के लिए इब्तिदा की थी। उस इब्तिदा में क्या होता रहा, किस तरह से वो उस शख्स को जानते नहीं थे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि एक शख्स आदी मुजरिम हो और वो प्रॉपर्टी की दुनिया में फिर रहा हो। तो मोस्टली प्रॉपर्टी डीलर्स को और जो प्रॉपर्टी का काम करते हैं उनको अंदाज़ा हो जाता है कि भाई ये शख्स जो है ये मशकूक है। अगर आपको पक्का यकीन ना भी हो कि ये फ्रॉडिया नहीं है, लेकिन मशकूक का तो आपको अंदाज़ा हो ही जाता है। इसके बावजूद आपने इतनी बड़ी अमाउंट कैश में और उसके साथ आपने 12 प्लॉट ज़र बयाना के तौर पे आपने उसको दे दी और उसके बाद उसने आगे बेच भी दिए और बेचने के बाद उसने वहाँ पे कंस्ट्रक्शन तक शुरू करवा दी। तो ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। हम अब बात करेंगे इन साहब के वकील साहब से और उनसे हम केस की सारी सूरत हाल जानने की कोशिश करेंगे और जिससे हमें ये अंदाज़ा होगा कि क्या ये शख्स पकड़ा भी जाएगा या नहीं। नाजरीन, इस वक्त हम मलिक मोहम्मद यूसुफ अवान साहब के चैम्बर में मौजूद हैं और वकील हैं और एक नाम है इनका। और ये जो हमारे सलमान बेग साहब जिनके साथ हम पहले गुफ्तगू कर रहे थे, जिन्होंने अपने फ़्रॉड के मुतल्लिक तमाम डिटेल बताई है कि किस तरह से उनके साथ फ़्रॉड हुआ, किस तरह से उनका पैसा और उनके प्लॉट जो हैं वो खाए गए और वो सारी सूरत हाल और जो तमाम तर जो केसेस हैं उनकी सूरत हाल क्या है। उनके वकील जो हैं वो मलिक मोहम्मद यूसुफ अवान साहब ही हैं और इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये मुकदमा जो है अब तक कहाँ तक पहुँचा है और जो मुलजिम है, जो जिसको हम समझते हैं कि वो आदी मुजरिम है, उसके पीछे मुकदमात कौन से हैं और अब क्या समझते हैं कि क्या ये जो सलमान बेग साहब हैं इनके जो प्लॉट हैं वो क्या वापस हो पाएंगे, क्योंकि इनके एक प्लॉट पे तो वैसे ही कंस्ट्रक्शन शुरू हो चुकी है कि हालांकि वो एक फ़ाइल ही गई थी उसके नाम पे ट्रांसफ़र, लेकिन उसने आगे बेच भी दी और बेचने के बाद उसने एक या दो प्लॉट, तो वो जो दो हैं प्लॉट या एक है, तो वो दोनों सूरतों में वो प्लॉट बिक कैसे गए और ये ज़रा हमें कानूनी तौर पे भी बताएं कि कैसे उसने ऐसा कर लिया और उसके बाद उस पर कंस्ट्रक्शन भी हो गई। अब ये तो बाई चांस सलमान साहब जब अपने प्लॉट का विज़िट करने गए कि उन्होंने कहा कि ये मेरे 12 प्लॉट हैं, इनको मैं जाके देखूँ तो सही कि ये वहीं पे कोई कंस्ट्रक्शन वगैरह तो नहीं हो रही, आगे सेल आउट तो नहीं कर दिए गए, सूरत हाल क्या है। तो ये तो बाई चांस वहाँ पे गए तो इन्होंने देखा कि वहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रही थी, तो ये कंस्ट्रक्शन उसने कैसे करवा दी और वो जो बयाने के तौर पे लिए गए प्लॉट थे, जो एक मुख्तारनामे का भी कहा गया, एक एग्रीमेंट भी इनके दरमियान में साइन हुआ और उसमें ये कहा गया कि अगर आपकी जो 7 सीज़ नामी जो होटल जो शादी हॉल है, अगर उसका केस क्लियर ना हुआ तो ऐसी सूरत में दोनों फ्रीकैन अपनी अपनी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो वापस ले लेंगे और आपका मुकदमा जो है वो वहीं पे ख़त्म हो जाएगा। तो वो जो लेन देन का मामला था वो वहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। तो इन्होंने 50 लाख रुपया नकद भी दिया। मलिक साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। अच्छा, आप ये बताएं कि ये साहिब इतनी बड़ी अमाउंट इन्होंने एक बंदे को दे दी है और उसके साथ साथ आपको पता है कि प्रॉपर्टी की दुनिया में बहुत बड़े बड़े फ्रॉड भी होते हैं, तो ये किस तरह से उसके हत्थे चढ़ गए? मतलब या तो थोड़ा बहुत पता हो और आपको ये भी पता हो कि जी मेरी सारी जमा पूंजी यही है और इसके बावजूद आप एक शख्स के ऊपर ट्रस्ट करें और उसको 50 लाख रुपया नकद भी दें और यहाँ तक कि आपके अपने हाथ में कुछ भी ना आए। मतलब इन्होंने प्लॉट भी दे दिए, इन्होंने पैसे भी दे दिए, लेकिन इनके हाथ में सिर्फ हवा में ही एक होटल है जो ये समझते हैं कि ये मेरा हो जाएगा, लेकिन वो अपनी जगह पे मौजूद है और उसकी बाद में रजिस्ट्री भी चैलेंज हो गई। तो ये किस तरह से उसके हत्थे चढ़े हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये नवाज साहब सारा जो सौदा है ये मेरे थ्रू ही हुआ था
एक्चुअल ये था कि ये बंदा जो है हमारे पास आया और इसने कहा कि मेरे भाई के साथ तनाज़ा है, जबकि वालिदैन के साथ मेरा तनाज़ा नहीं है। रिजवान की बात रिजवान की बात कर रहा हूँ, और मेरा भाई है अदनान, उसके साथ ये मेरा जो है तनाज़ा है। ठीक है। मेरे वालिद ने ये मेरे नाम पे जो है हाउसिंग एंड जो है फिजिकल प्लानिंग, उसमें मेरे नाम ये प्रॉपर्टी करवाई है। इसने अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाए। जब डॉक्यूमेंट्स दिखाए तो हमने भी थोड़ी सी इसकी तस्दीक की कि वाकई ये प्रॉपर्टी तो इसके नाम है, लेकिन ये पीछे से नहीं पता था कि इसके खिलाफ जो है वो दावाजात चल रहे हैं और इसकी प्रॉपर्टी जो है वो मनसूख हो चुकी है। लेकिन इसने कभी भी नहीं बताया कि ये प्रॉपर्टी जो है मेरी मनसूख हो चुकी है। जो ट्रांसफ़र थी यही बताता था, और उसकी एक इसके पास मूवी थी जिसमें इसके वालिद के बयान थे, इसके गवाहन के बयान थे, जिसमें ये कह रहा था कि ये देखें, ये जो डिप्टी डायरेक्टर है हाउसिंग एंड टाउन प्लानिंग, ये मेरा जो बयान ले रहा है, ये मेरे वालिदैन है जो मेरे हक़ में बयान दे रहे हैं। तो इस पे एतमाद करते, और इसने अपने बच्चा इसने कहा जी मेरा है 7-8 साल का, मैं उसके सर पे हाथ रख के कहता हूँ कि ये जो प्रॉपर्टी है ये मेरी है, मेरा भाई मेरे साथ ज्यादती कर रहा है, आप मेरी मदद भी करेंगे, मैं प्रॉपर्टी बेचना चाहता हूँ। ठीक है। तो ये एक एग्रीमेंट के थ्रू इसके साथ बेग साहब का सौदा हुआ, जिसका बाकायदा तौर पर एक तहरीरी मुआहदा भी लिखा गया, और उस मुआहदे में बतौर विटनेस भी मैं हूँ और लिखने वाला भी मैं हूँ। ठीक है। और उसमें वाज़ह तौर पे ये सारी शिकें लिखी गई, जिसमें ये इसने कहा जी मेरे सिर्फ 2 केस चल रहे हैं, इसके अलावा मेरा कोई केस नहीं है। तो ये केस का क्या बनेगा? तो बेग साहब ने कहा कि ये केस जो है इसकी हम पैरवी करके आपके साथ मिलकर इनको मुकदमात का, अगर तो आप वैसे ही ये बात कर रहे हैं तो ये हम आपके केस आपके साथ मिलकर आप हमें पावर ऑफ अटॉर्नी दे देना, हम ये केस जो है आपका इसका फैसला करवा देंगे। तो ये बात उसमें तय पाई कि ये जो है जो 2 केसेस इसके मुख्तलिफ सिविल जजेस के पास ज़ेरे समाअत थे, उसमें ये पावर ऑफ अटॉर्नी देगा बेग साहब को, और ये केस जो है उनका मेरिट पे फैसला करवाएंगे। ठीक है। इसके साथ ही इसने सर 10 करोड़ रुपए का सौदा किया, और उसमें से 50 लाख रुपए सर इसने नकद ले लिए और 2 मुख्तलिफ चेक के जरिए। ठीक है। और उसके बाद ये हुआ कि ये जो प्रॉपर्टी है ये 7 सीज, इसने कहा जी ये आपको इसका मेरे साथ मिलके ये आप कब्जा जो है इसका लीगली कब्जा जो है आप हम जो है आप ले लेना। मैंने कहा जी ठीक है, अगर केस फारग हो जाते हैं तो हम आपका साथ मिलकर इसका लीगली कब्जा जो लेंगे और ये प्रॉपर्टी। साथ ही सर जो ज़रे बयाना के तौर पर प्लाट थे बेग साहब के कनाल व्यू कॉलोनी या समुद्री रोड, वो 12 अदद प्लाट थे और एक उसमें घर था कंस्ट्रक्शन, ये इन्होंने बतौर ज़रे बयाना दिया। और ज़रे बयाना ये होता है कि अगर प्रॉपर्टी का सौदा कामयाब हो जाता है तो ज़रे बयाना जो है वो कंसीडर कर लिया जाता है। ठीक है। अगर जो है प्रॉपर्टी का सौदा किसी वजह से नहीं हो सकता तो ये आम कानून भी है, आम असूल भी है, हमारी इस मुआशरे में भी ये असूल है कि जो ज़रे बयाना होता है वो बतौर अमानत होता है। ठीक है। अगर सौदा कामयाब नहीं होता तो वो ज़रे बयाना उसको वापस दे दिया जाता है, जिससे ज़रे बयाना लिया जाता है। ठीक है। अगर सौदा कामयाब हो जाता है तो उसमें शामिल कर लिया जाता Consider हो है, बाकी रकम उसको दे दी जाती है। अगर जो लेने वाला है वो किसी बात से मुनर्रफ हो जाता है या कोई बात होती है तो फिर वो ज़रे बयाना जो है उसका जब्त हो जाता है। ठीक है। इस बंदे ने ये फ्रॉड किया कि इस बंदे ने जो ज़रे बयाना के तौर पर प्लाट लिए गए थे उसकी सिर्फ फाइलें थी। सुप्रीम कोर्ट की अथॉरिटी के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक कोई भी प्रॉपर्टी की जो फाइल है वो ट्रांसफ़र नहीं होगी। ठीक है। अगर प्रॉपर्टी की फाइल जो ट्रांसफ़र करता भी है या कोई बात करता है तो वो गैर कानूनी है। ठीक है। उसकी बाकायदा रजिस्ट्री होगी। अब इन्होंने ये क्या किया कि जो डेवलपर थे उनके साथ रिजवान ने मिलके ये जो फाइलें थी ये ट्रांसफ़र करवाई, और बाद में पता चला कि इसने आगे किसी के नाम से फ्रॉड करते हुए ट्रांसफ़र करवा दी है। ठीक है। अब उसमें सर इसका जो किरदार है वो मैं जनाब को बता देता हूँ कि ये बंदा साबका रिकॉर्ड याफ्ता है, और ना सिर्फ इसने बेग साहब के साथ, सुलेमान बेग साहब के साथ जो है फ्रॉड किया है, इसने अपने वालिद के साथ फ्रॉड किया। उसकी ग्रीन व्यू कॉलोनी में उसका घर था वो अपने नाम करवाया, अपनी वालदा मोहतरमा के साथ इसने फ्रॉड किया, उसकी प्रॉपर्टी अपने नाम करवाई, और उसी घर में जिसमें ये घर में रह रहा था जो प्रॉपर्टी अपने नाम करवाई थी वहाँ चोरी कर ली। तो इसके खिलाफ सर मुकदमा नंबर है 1042/17, बजुर्म है 380/411। इसमें सर इसके वालिद साहब मुद्दई हैं मोहम्मद यूनुस साहब। ठीक है। वो सर इसमें ये गुनाहगार हुआ थाना गुलाम मोहम्मदाबाद में, और इसका मुकदमा अदालत में ज़ेर समाअत है। और चोरी क्या था इसमें? चोरी इसने इनके घर का सामान जिसमें एसी थे, इनके जो घर का अपनी वालदा का जो सामान था, जहेज का सामान था वो चोरी कर लिया। इसके बाद एसी चोरी कर लिया। इसके बाद इनके ट्रंक वगैरह जो भी चीज़ें थी वो चोरी कर ली, जिसका इसके खिलाफ मुकदमा हुआ, और उसमें बाकायदा तौर पर ये गुनाहगार हुआ है। और जो अब इलाका मजिस्ट्रेट साहब की अदालत में इसका मुकदमा ज़ेर समाअत है, गुनाहगार होना है। ठीक है। ठीक है। फिर इसके खिलाफ सर एक इसने अपने भाई है इनका मोहम्मद अदनान यूनुस, उसको इसने सर थाना मागटा वाला ननकाना साहब इसको फायर मारा जी इसके अपने भाई को।
ठीक है। इसके खिलाफ 324/34 का मुकदमा 63/2015 दर्ज रजिस्टर हुआ, जिसमें ये अदालती मफरूर है। ये अदालती फैसला मेरे पास पड़ा है, ये मैं जनाब को अभी जो दे रहा हूँ। अदालत ने इसके खिलाफ 512 का चालान इसके अदालत में सबमिट हुआ। ठीक है। अदालत ने इसके दायमी वारंट निकाले हुए हैं कि ये जब भी पकड़ा जाए इसमें अदालत में इसको पेश किया जाए। ठीक है। आज तक किसी पुलिस अफीसर ने इसको पकड़ा नहीं है और ये अदालती मफरूर है और इसके खिलाफ जो चालान अदालत में गुनाहगार होने के बावजूद ये सबमिट है। ठीक है। इसके बाद इसके खिलाफ एक मुकदमा है सर, मुकदमा नंबर है 524/18 बजुर्म है 447, 511, 337 H2, 148, 149 थाना बटाला कॉलोनी। इसने इसी मार्क की जो 7 सीज का सौदा किया है, इस पे कब्जा करने की कोशिश की। इसके वालिद मोहम्मद यूनुस ने इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया और इसमें भी ये गुनाहगार हुआ। ठीक है। इसके साथ इसके खिलाफ एक और मुकदमा है 524/18 बजुर्म है 406 तेबे थाना समनाबाद। इसमें सुलेमान बेग साहब से इसने एक चेक लिया, उसके मुतबादल भी चेक लिया और असल चेक वापस करने की बजाय ये कहा कि ये जो चेक था जो पहला दिया हुआ था वो मुझसे कहीं गुम हो गया, आप मुझे उसके मुतबादल चेक दें। इसकी बाकायदा तौर पर तहरीर भी लिखी गई। ठीक है। इन्होंने उस रिप्लेसमेंट में इसको चेक दिया, ये चेक दोबारा जो है इसने इनको ना दिया और उस पे इसने इनके खिलाफ एक झूठा मुकदमा दर्ज करवाने की कोशिश की जो इसका खारिज हो गया और 406 का मुकदमा जो दर्ज हुआ था इसके खिलाफ उसमें ये गुनाहगार हुआ और इसका भी मुकदमा जो है अदालत में ज़ेर समाअत है। ठीक है। उसके बाद सारे इसके खिलाफ एक और मुकदमा हुआ, ये है 796 बटा है 2018, ये 796 है जी, 2018, 420, 468, 471 थाना है डिचकोट जी। इसमें मुद्दई है मोहम्मद सलीम। उसके भी इसने एक प्लाट जो है जो वो सर फ्रॉड के साथ वो पोल लगाने के लिए उसका जो एग्रीमेंट बना था जो बयान अल्फी लिखा, उसकी रोशनी में इसने जो जुनैद नियाज मंच साहब हैं जो डेवलपर है कनाल व्यू कॉलोनी, उनके साथ मिली भगत करके अपने नाम करवा लिया, जिसका इसके खिलाफ ये मुकदमा दर्ज हुआ। इसकी जो है एडिशनल सेशन जज साहब, मैं उनका नाम नहीं लेता, कई बार जमानतें खारिज हुई, उन्हीं के पास से, उनके पास से। ठीक है। और इसको आज तक उसमें भी गिरफ्तार नहीं किया गया। उसके बाद आ गया जी इसका मुकदमा इनके खिलाफ था 430/19 व जुर्म था 420, 468, 471। ये भी फ्रॉड का इसके खिलाफ मुकदमा था। ये थाना था सर बटाला कॉलोनी। इसमें सुलेमान बेग साहब से इसके खिलाफ मुद्दई थे। ये भी एडिशनल सेशन जज साहब है, जो मेरे पास आर्डर मौजूद है, मैं बताता हूँ क्योंकि किसी फाजिल अदालत का मैं यहाँ नाम नहीं लेना चाहता, वहाँ भी इसकी जमानतें खारिज हुई। ठीक है। अब इसके साथ जो इसका एक है बीवी का मामू लगता है, उसका नाम है मोहम्मद अकील मालिक, जो इसका हर मुकदमे में गवाह होता है और इसके साथ ही इसका जो है एक ब्रदर इन लॉ है जिसको साला कहते हैं, वो मुकदमे इसके साथ ही झूठे मुकदमात में कभी वो मुद्दई होते हैं, कभी वो गवाह होते हैं, तो उनके खिलाफ भी ये मुकदमा दर्ज हुए। उसका भी वो भी नहीं पकड़ा गया, उनकी भी जमानतें खारिज हुई। अब उनके खिलाफ जो है अकील मालिक इसका गवाह भी है, उसके खिलाफ मुकदमा नंबर 714/18 है। ये सारा 420, 468, 471 थाना समनाबाद। अकील मालिक इसमें मुलजम था, ये मुकदमा में गुनाहगार हुआ। ठीक है, यानी कि इसके खिलाफ भी 4-5 मुकदमे इसके खिलाफ। अच्छा, मुझे ये बताएं, अभी सलमान बेग साहब से हम पूछ रहे थे तो वो हमें बता रहे थे कि जी डीएसपी के पास भी जाते रहे हैं, एसपी के पास भी जाते रहे हैं, आउटपुट कोई नहीं है। तो ये इतनी लंबी चौड़ी अप्रोच है कि जी वो हर जगह पे मैनेज करते जा रहे हैं। डेफिनेटली सर, जो बंदा फ्रॉडिया होगा वो पुलिस वालों के साथ मिलके ही अप्रोच करके ही अपनी आप जान छुड़ा सकेगा ना। हालांकि जब कि इनकी तफ्तीश इब्तदाई तफ्तीश हुई सर, थाना डिस्कोर्ट में हुई तफ्तीश, उसमें सर गुनाहगार हुआ, तफ्तीशी ने इसको गुनाहगार लिखा और अदालत में जब इसके ज़मानतों में ये पेश हुआ तो बाकायदा तौर पर फाजिल जज साहब ने इससे पूछा तफ्तीशी से कि आप बताएं आपकी तफ्तीश क्या कहती है, तो वो थोड़ी देर खामोश रहा। उसके बाद जब दोबारा पूछा गया तो उसने कहा जी वाकई मेरी तफ्तीश में ये गुनाहगार है, लेकिन ये वहाँ से फिर भाग गया, ये पकड़ा नहीं गया। उसके बाद जब ये डीएसपी जो बटाला कॉलोनी है, ये किसी न किसी तरीके से तफ्तीश उनके पास ले आया। वो थे मलिक लतीफ़ साहब थे, उनके साथ इसने अप्रोच करा के, हालांकि देखिए साहब ये जो मुकदमा था 430/19, इसमें इब्तदाई तफ्तीश जो है वो वाजिद खिची साहब है ASI, उन्होंने की, उसने गुनाहगार किया। उसके बाद थे मलक अमीर साहब, वो थे इन्वेस्टिगेशन इंस्पेक्टर इंचार्ज, उन्होंने ना सिर्फ इसको गुनाहगार किया बल्कि इसके वारंट गिरफ्तारी तक लिए। ठीक है। अब दो तफ्तीशी अफसर जब गुनाहगार कर रहे हैं तो एक सिंपल डीएसपी जिसके पास जाता है, जो इनको सुनता भी नहीं है, ये कहता है जी इनका मुकदमा खारिज हो गया। ठीक है। तो इन हालात में जो तफ्तीशी अफीसर
जिन्होंने किया, या तो उनके खिलाफ 155C का पर्चा देते ना, ये बात करते कि आपकी तफ्तीश जो है मैं उससे इत्तेफाक नहीं करता, आपने गलत किया है, 2 बंदे हैं, 2 बंदों के खिलाफ फिर महकमाना कार्रवाई होती, तो फिर उसके खिलाफ ये लिख सकता था कि ये बंदे जो है इन्होंने इब्तदाई तफ्तीश गलत की है, लिहाजा इस तफ्तीश में इनको मैं बेगुनाह करता हूँ। अब सीपीओ साहब अगर आप देख रहे हैं तो ये आपके थानों की सूरत हाल है। ये जो आपने अपने बाहर सीपीओ ऑफिस के बाहर बड़ी शानदार सी तस्वीर लगा रखी है, खुली कचहरी है और बड़ा कुछ चल रहा है, आपको भी पता कि क्या कुछ चल रहा है। और ऐसी सूरत हाल में लोगों के साथ करोड़ों रुपए के फ्रॉड होते हैं और उसके बाद फिर पहले तफ्तीशी उनको गुनाहगार करते हैं और उसके बाद वही शख्स जो मुद्दई होता है वो कभी डीएसपी के पास और कभी एसएसपी के पास जाके धक्के भी खाते हैं और इसके बावजूद उसकी कोई आउटपुट नहीं निकलती। और जैसा कि मलिक साहब कह रहे हैं कि अगर कोई तफ्तीश गलत है तो ठीक है, आप महकमाना कार्रवाई करें और उनको आप उड़ा दें, ये तो शौक़ से आप करना चाहेंगे कि मतलब अगर आपके मातहत कोई पुलिस वाला अगर कोई काम नहीं बेहतर तरीन तरीके से कर रहा। अभी कल भी रिसेंटली एक SHO को रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा भी गया है और उसका मैं नाम नहीं लेना चाह रहा अनटिल अनलेस के उसका जो मुकदमा है वो एंड पे नहीं पहुंचता और उसका फ़ैसला नहीं होता, लेकिन पकड़ा तो गया है ना। तो ऐसी सूरत हाल में जब आप अपने ही मुलाजमीन के ख़िलाफ़ महकमाना कार्रवाइयाँ बड़े शौक़ से कर रहे हैं, तो ऐसी सूरत में आपने उन लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ क्यों नहीं अमल में लेके आए जिन्होंने तफ्तीश में उस शख्स को गुनाहगार किया था। बताते कि जी ये सारी की सारी तफ्तीश जो है ये झूठ है, ये फ्रॉड है, और अगर वो सच है तो फिर आप एसपी या डीएसपी साहब वो क्या कर रहे हैं अपने ऑफिसेज में बैठे हुए, वो एक बंदे को सुनते हैं और उसके बाद देखें जी इस सारे मुकदमे में अगर एक बंदा ये कहता है कि मेरे पास तो आया ही कुछ नहीं है, मेरे से सिर्फ गया है, मेरे से 50 लाख रुपया भी चला गया, मेरे से मेरे प्लॉट भी चले गए हैं और इसके बावजूद वो यहाँ पे कचहरियों में थानों के और कचहरी के और अदालतों के चक्कर लगा रहा है और उसके हाथ में कुछ नहीं आया, और इसके बावजूद वो आपके डीएसपी के आपके एसएसपी के ऑफिस में जाता है तो उसको ये लगता है कि शायद वो खुद मुजरिम है, उसके साथ इस तरह का रवैया रवा रखा जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है आपकी कारकर्दगी पे भी जनाब सीपीओ साहब कि आपके मातहत एसएसपी और आपके मातहत सीपीओ साहब जो एसएचओज और जो आपके डीएसपीज़ हैं उनके कारनामे ये हैं कि वो एक मुलजिम को जो कई मुकदमात में मुलव्वस है, जो कई मुकदमात में नामजद है, उसको आपकी पुलिस गिरफ़्तार नहीं कर सकी। या तो वो को बैतुल्ला मसूद तो है नहीं कि जो कबायली इलाकों में जाके छुप गया और आप उसको पकड़ नहीं सकते। यहाँ पे सलमान बेग साहब का भी ये कहना है कि जिन अदालतों में उसकी ज़मानतें खारिज की हुई हैं, कुछ अरसे के बाद वो जब फैसलाबाद में होता है तो इन्हीं अदालतों में दंदनाता फिरता होता है। आप इनकी बात को झूठ मान लीजिए, लेकिन आप ये तो जानते हैं ना कि पंजाब पुलिस जब भी किसी को पकड़ना चाहे वो तो उसको किसी कोने खुदरे से भी निकाल के ले जाते हैं, लेकिन इस शख्स को अभी तक नहीं पकड़ा गया जिसकी एक तवील फहरिस्त है मुकदमात की। ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। अब हम एक और शख्स से बात करेंगे जो इस तमाम तर सूरत हाल में ये जो प्रॉपर्टी का सौदा हुआ था इसमें उनका भी एक किरदार था, उनसे भी हम बात करते हैं और उनसे भी हम जानने की कोशिश करते हैं कि आपका किरदार क्या था और आपको क्या लगता है कि क्या इसमें कुछ बेहतरी आ पाएगी या नहीं। और इससे पहले मेरे एक और जहन में सवाल आया मलिक साहब, क्या कोई इसमें कोई बेहतरी की गुंजाइश लगती है, मतलब कि यूं ही ये चलता रहेगा? आपने आखिर में मुझे थोड़ा सा याद करवा दिया, ये कल ही बेग साहब जो है ना आरपीओ साहब के पास पेश हुए हैं। उससे पहले भी जब डीएसपी साहब जो मलक लतीफ़ साहब के पास तफ्तीश आई ना, तो ये आरपीओ साहब के पास खुद जाके पेश हुए और उन्होंने कहा कि सर मुझे इससे इंसाफ की तवक्को नहीं है, मुझे आप इसके पास ना भेजें, आप किसी गैर जानबदार जो है ना तफ्तीशी अफीसर के पास मुझे भेज दें, फैसलाबाद में किसी के पास भेज दो। उन्होंने कहा जी नहीं, आप जाएं, एक दफ़ा आप उनके पास जाएं, अगर वो तफ्तीश खिलाफ करता है या कोई बात करता है तो फिर मुझे आके मिलना। ये कल वहाँ जाके पेश हुए हैं, इन्होंने सारा फिर वही अपना मौक़िफ़ कि जनाब के कहने पे मैं वहाँ गया था, लेकिन देखें सर ये मेरे साथ फिर क्या हुआ है। तो उन्होंने फिर अब जो तफ्तीश है वो एसएसपी साहब RIB के पास मार्क कर दी है, लेकिन हम तो ये चाह रहे हैं कि इस बंदे को इंसाफ मिले, ना सिर्फ ये धक्के खाए बल्कि इसकी जो जमा पूंजी जो आज तक इसने कमाई है अपने बच्चों के लिए ये इसको मिलनी चाहिए। एक फ्रॉडिया बंदा जो अपने आप हमारे साथ नहीं अपने वालिदैन के साथ भी फ्रॉड कर गया है, सबके साथ, तो इतना तो ताकतवर नहीं है कि वो सबके साथ फ्रॉड करे, भाइयों को फैर भी मार दे। ये तो बेचारे को अपनी जान का खतरा है कि ये आप लाहौर शिफ्ट हो गया, ये तो कहता है कि मैं फैसलाबाद जाता हूँ, ये ना हो कि कहीं मुझे जानी नुकसान पहुंचा दे या घुमाली ज़ाहिर बात है जो प्रॉपर्टी की वजह। अगर ये अपने भाई को फैर मार सकता है तो बेग साहब कहते हैं मेरी वहाँ अपने जानी
जो है वो नुकसान क्यों नहीं दे सकता। सही। तो इन हालात में मेरी जो है ना वो जनाब के वसासत से ये आरपीओ साहब से सीपीओ साहब से ये गुजारिश है कि अगर सर ये वाकई सच्चा बंदा है तो इसकी मदद की जाए। तमाम अदालतों में उनके खिलाफ फैसले आ चुके हैं, सारी बातें आ चुकी हैं, सिर्फ एक बंदे के कहने से, एक डीएसपी के कहने से वो बेगुनाह हो गया, जबकि सारी तफ्तीशी अफसरान ने उसको गुनाहगार किया। ठीक है। तो इसको इंसाफ मिलना चाहिए। सही। नाज़रीन, ये आपने सूरत हाल जो है वो ये सारी आपके सामने रखी है और आपके जो आरपीओ साहब हैं या सीपीओ साहब हैं, बहुत बड़ा सवालिया निशान है जनाब आपकी कारकर्दगी में भी। हमारे आम तौर पे अल्फाज बहुत सख्त होते हैं, लेकिन इस सख्ती का अंदाज़ा तो शायद इसका कंपैरिजन किया जाए अगर उस शख्स के साथ होने वाले जुल्म के साथ, तो ये शायद कुछ भी ना हो। क्योंकि जिस बंदे ने सारी ज़िंदगी लगा के पैसा कमाया हो और पैसा कमाने के बाद उसका इस तरह से फ्रॉड हो जाए तो वो गिरेबान पकड़ने को आता है। हम तो सिर्फ तल्ख़ अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। तो इस चीज़ को आप अपने जहन में बिठाइए और जो जैसे उसको इंसाफ मिलना चाहिए उसको वैसे इंसाफ लेके दीजिए। डीएसपी साहब ने कोई हदीस तो नहीं कह दी, या तो फिर बाकी सारे झूठे हैं। डीएसपी साहब को अपनी सीट पे बिठाएं अगर वो इतने काबिल हैं। तो ये होना चाहिए कि उनको तरक्की देनी चाहिए, उनके कंधे पे फूलों का इजाफा होना चाहिए। फिर वो इतने मोतबर हो गए हैं तो फिर तो उनके साथ इस तरह से ट्रीट करना चाहिए ना। तो अब बाकी सब झूठे हो गए, अदालतें हमारी जो हैं वो सब फारिग हो गई, लेकिन आपके जो डीएसपी साहब हैं जिन्होंने उसको कहा है कि ये जो बेगुनाह है वो सब सच्चे हो गए। ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान आपके तमाम तर सेटअप के ऊपर भी है। अब हम एक और शख्स है इस सारे सौदे में, उनसे भी हम बात करेंगे और उनसे भी हम जानने की कोशिश करते हैं कि भाई आपका इसमें क्या किरदार। नाज़रीन, इसी मुकदमे से मुतल्लिका हमारे साथ एक और शख्स भी मौजूद है और इनका क्या किरदार है ये हम इनसे जानते हैं। नाम क्या है आपका? मोहम्मद रईस। रईस साहब, ये जो सलमान बेग साहब के साथ फ्रॉड हुआ है, इस मुकदमे में आपका क्या सारा सौदे में रोल क्या था? सर, ये जितनी प्रॉपर्टी प्लाट है कनालवी हाउसिंग स्कीम के, मैंने ये इंस्टॉलमेंट में बेग साहब को लेके दिए थे। इन्होंने बड़ी मेहनत से 3 साल में इसके पैसे अदा किए हैं, लेकिन उसके बाद ये क्लियर होने के बाद ये जो फ्रॉड हुआ वो आपको पता है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये जिस तरह से इन्होंने अपनी फ़ाइल उस बंदे के नाम पे ट्रांसफ़र की अपने प्लॉटों की और उसके बाद फिर वो उस शख्स ने आगे किसी को बेच दिया, ये आमतौर पे आपने कॉलोनी में वहाँ पे प्लॉट लिए भी हैं, बेचे भी हैं, सब कुछ किया है, ऐसे हो जाता है? नहीं सर, वो ऐसे हुआ है ना, इनको उन्होंने इत्मीनान में लेके ये इसके साथ जो सौदा किया है प्लाटों का, होता ये है कि ये एग्रीमेंट में लिखा जाता है कि ये फाइलें हमने आपको इस इतनी रकम के एवज दे दी हैं और आपने वो हमारे ना करनी है, हम ये आपके नाम कर देंगे। लेकिन उन्होंने ये जो अपना इससे पहले जो फ्रॉड किया, उन्होंने अपना तो खुद दिया ही कुछ नहीं है। इनकी जो फाइलें हैं उसको वो औने बोने करके 2.5 लाख में 3 लाख 5 लाख वाली जगह 2.5 लाख में करके तो वो बेचनी शुरू कर दी उधर। ठीक है, ये तो भाई वैसे ही मतलब कि नाम मुनासिब था इसके लिए, लेकिन उन्होंने कर लिया। तो फ्रॉडिया आदमी थे, झूठे थे। सही। तो अब इसका आपको उन प्लॉटों का कोई सद्देबाब होता नज़र आता है? कैसे होगा वो देखो, प्लॉट इनको हम तो- वापस आ देखो, सकते हैं? हाँ, इंशाल्लाह अगर अपना इंतज़ामिया चाहे तो हर हल हो सकता है। देखे ना, वो एक आदमी इश्तिहारी है, माँ बाप का इश्तिहारी है, अदालत का इश्तिहारी है, तो ये तो शरीफ आदमी है, इसको इसकी चीज़ मिलनी चाहिए। हम दुआ भी करते हैं अल्लाह से और अपील भी करते हैं। ठीक है नाज़रीन, ये इस पूरे केस की सूरत हाल है और ये इस तरह से हमारे पास जब मुख्तलिफ़ किस्म के लोग आते हैं और आके अपनी रुदात सुनाते हैं जिनकी कोई नहीं सुन रहा होता, मतलब अब इस बात से अंदाज़ा लगा लीजिए कि एक करोड़पति आदमी अपना करोड़ों रुपया दाव पर लगा दिया उसने, और उसके बाद फिर वो करोड़ों रुपया दाव पर लगाने के बावजूद, अपना 50 लाख रुपया नगद देने के बावजूद, अपने प्लॉट देने के बावजूद, वो इतना भी असर व रसूख नहीं रखता कि इतने मुकदमात जिस शख्स पे दर्ज हुए हों उसको पकड़वा सके, उसको गिरफ़्तार करवा सके। ये सूरत हाल है हमारी इस कानून नाफिज करने वाले इदारों की, और सारे जो सिस्टम है हमारा कानून का, जो इसके ऊपर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। ये इसी की सूरत हाल है जिसका हम तज़किरा कर रहे हैं। अब आने वाले वक्त में पता चलेगा कि पुलिस सलमान बेग साहब के साथ क्या ताउन करती है, हमारी अदालतें किस तरह से इंसाफ दिला पाती हैं, और क्या वो शख्स जो इतने बड़े फ्रॉड का मुर्तकिब हुआ है और इस वक्त वो मुख्तलिफ़ शहरों में घूमता फिरता है, जिस शख्स ने अपने भाई को फायर मार दिया, जिस शख्स ने अपने बाप के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज करवा रखे हैं, जिसने अपने ही बाप की प्रॉपर्टी पे जो है वो कब्ज़ा करने की कोशिश की है, ऐसे शख्स को भी अगर हमारी पुलिस या हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारे नहीं पकड़ पाते तो ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान उन तमाम लोगों की ज़िंदगियों पर भी है जो इस मुआशरे में ज़िंदा रहते हैं। तो आने वाले वक्त में पता चलेगा कि क्या ये शख्स जिसने फ्रॉड किया है ये मुजरिम है या असल मुजरिम वो है जो इसको पकड़ नहीं पाए।